नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग यूपी टेट सीडीपी 2026 के विषय में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूपी टेट 2019 का सीडीपी सेक्शन पेपर 1 को देखा। इस वीडियो हम लोग यूपी टेट 2019 के पेपर 2 का जो सीडीपी सेक्शन है उसको देखेंगे। यानी कि पिछली वीडियो हम लोगों ने 1 to 5 वाला देखा था सीडीपी। अब की वीडियो में 6 to 8 देखेंगे। देखिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सीडीपी का सेक्शन एक जैसा है, इसलिए आप प्रयास कीजिएगा, दोनों को सॉल्व कीजिए और अच्छे से अच्छा स्कोर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं 2019 पेपर 2 को और एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। निम्नांकित में कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? यानी कि जब आप समस्या सॉल्व करते हैं तो इनमें से कौन सा रुकावट पैदा नहीं करता? पहला, सूझ, भग्नाशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति। तो आप ध्यान दें, भग्नाशा मतलब फ्रस्ट्रेशन, ये दिक्कत पैदा करेगा, चिंता भी करेगा और नकारात्मक प्रवृत्ति भी आपको डिस्टर्ब करेगा। तो कुल मिला के सूझ जो है वो कभी भी आपको समस्या समाधान में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, अर्थात पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? मैकडूगल ने जो बताया था 14 मूल प्रवृत्ति या 14 संवेगों के बारे में बताया था, उसके विषय में इनमें से कौन सा ऐसा है उसको पकड़िए। देखिए, पहले समझिएगा संवेग मतलब जो इमोशन से अटैच रहेगा। पहला, उद्दीपक, कोई चीज आप देखेंगे वो इमोशन से अटैच हो, ये कोई जरूरी नहीं है। स्मृति भी नहीं है। आमोद है, आमोद मतलब जैसे कि आप जिसको देख के वो खुशी हो। अगर आप कोई चीज देखेंगे जैसे हंसी मजाक वाला चीज, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वाइब्रेशन होगा और आप हंसेंगे। तो इसमें से संवेग क्या है? आमोद। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो भी भावनात्मक चीजें होंगी वो सब मैकडूगल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 लिखा है FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? हर्बर्ट, लिपिट, फ्लैंडर, मॉरिसन। देखिए, एक छोटा सा ट्रिक और भी है। एफ से पहला नाम ही है फिलेंडर, इसका पूरा नाम है फिलेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ध्यान समझिएगा, FIACS का पूरा नाम है फिलेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। तो पहला ही नाम है फिलेंडर। तो FIACS से संबंधित कौन है? फिलेंडर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, जब F आया है तो इसका मतलब यहाँ पे होगा नाम से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? यानी कि प्रश्न कौशल, प्रश्न की स्किल डेवलप करने के लिए कौन सही नहीं है? प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, ये तो सही है। प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, ये भी सही है। हाँ अथवा न में उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, ये गड़बड़ हो सकता है। सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी सही है। तो जो 3rd नंबर ऑप्शन है एस और नो, ये वाले प्रश्नों को अगर आप बढ़ाएंगे तो ये स्किल डेवलप नहीं होगा। प्रश्न हमेशा ऐसे होने चाहिए जिसके उत्तर भी विस्तृत हो और स्पष्ट हो। ऐसे प्रश्न, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि कल कौन सा दिन है, लड़का बता देगा सर सोमवार है या मंगलवार है, खत्म। लेकिन आपने अगर पूछ लिया बेटा बताओ सातों दिन कौन कौन से हैं, तो बताएगा आज कौन सा दिन है, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछिए ताकि बच्चे की मेमोरी डेवलप हो। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न कौशल के लिए कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? देखिए, पहले आप समझिए प्रक्षेपी तकनीक का मतलब क्या है। प्रक्षेपी तकनीक का मतलब है जिसमें हम डायरेक्ट परीक्षण नहीं करते। जैसे साक्षात्कार, इंटरव्यू में डायरेक्ट होता है, तो ये प्रक्षेपी नहीं है। अब तीसरा में देखिए निर्धारण मापनी, आप निर्धारण कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट है, तो ये भी प्रक्षेपी नहीं है। लास्ट अवलोकन, अवलोकन भी आप डायरेक्ट करेंगे तो ये भी प्रक्षेपी नहीं है। बचा ऑप्शन नंबर 2 टैट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें हम टेस्ट लेते हैं और चीजों को सामने अपने नहीं देखते, बाद में हम रिजल्ट बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। टैट जो परीक्षण है वो कह लीजिए आपकी प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। ठीक है, प्रक्षेपी मतलब जो डायरेक्ट हो, तो ये तो डायरेक्ट है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 क्या लिख रहा है?
सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्रिएटिविटी की वो कंडीशन बताइए जब जब व्यक्ति असंगत सूचनाओं पे ध्यान नहीं देता, मतलब जो सूचनाएं बिना काम की होती हैं उस पे वो ध्यान नहीं देता। उस अवस्था को क्या कहते हैं? आयोजन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, प्रबोधन कहते हैं, उद्भवन कहते हैं। तो ये नया शब्द है उद्भवन। ऐसी कंडीशन को हम इंक्यूबेशन कहते हैं, यानी कि उद्भवन। जब भी हम कोई चीज सृजित करते हैं या कोई चीज बनाते हैं तो उसमें जो बिना काम की चीजें रहती हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो इस अवस्था को या इस चीज को उद्भवन कहा जाता है, इंक्यूबेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 लिख रहा है बोली जाने वाली भाषा की छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई क्या होती है? ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनिग्राम। क्या? ध्वनिग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 निम्न में किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? मतलब कौन सा ऐसा प्रश्न है जो सृजनशीलता को बढ़ाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? अथवा इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? याद कीजिए, जब मैंने आपको सृजनात्मकता या अपसारी चिंतन बताया था तो बताया था कि अपसारी का संबंध सृजनात्मकता से और सृजनात्मकता का संबंध अपसारी से। अपसारी का मतलब है कि एक ही सवाल को आप कितने तरीके से हल कर सकते हैं, इससे बच्चा सर्वाधिक डेवलप होगा। तो यही तो हमसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक अच्छे ढंग से कौन सा अनुमानित है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसे कितने तरीकों से हल कर सकते हैं। अगर आप ये पूछेंगे तो बच्चा उस समस्या के बारे में विश्लेषण करेगा, संश्लेषण करेगा और उसको अनेक प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करेगा। इससे बच्चे की स्किल डेवलप होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 सूक्ष्म शिक्षण। देखिए बहुत पूछ रहा है, माइक्रो टीचिंग संबंधित क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, इसलिए पूरा रट डालिए। माइक्रो टीचिंग कितने मिनट का? 36 मिनट का। कैसे? पहले योजना, पठन, फिर फीडबैक, फिर पुनः योजना, पुनः पठन, पुनः फीडबैक। 6-6 मिनट के 6 होते हैं, टोटल 36 मिनट। क्या पूछ रहा है? मूल्यांकन शिक्षण है, वास्तविक शिक्षण है, अवश्रेणीय शिक्षण है, प्रभावशाली शिक्षण है। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, अवश्रेणीयन है। अवश्रेणीय मतलब एक एक करके हम श्रेणीबद्ध करके करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए 10 क्या कह रहा है? सूची ए को सूची बी से मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। अब देखिए ए, बी, सी और डी। ए में ऑप्शन है हल। अब देखिए इधर हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आवश्यकता सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति, मनोविश्लेषण या प्रणोद अवलोकन का सिद्धांत। तो जो हल ने दिया था, CS हल ने, वो प्रणोद अवलोकन या प्रबलन का सिद्धांत था। इसी का नाम है प्रणोद अवलोकन। तो ए वाला मैच कर गया 4 में। मैकडूगल ने क्या दिया था? मैकडूगल ने दिया था मूल प्रवृत्तियों को, तो बी वाला मैच कर गया 2 में। फ्रायड ने क्या दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो फ्रायड का हो गया 3। अब बचा ये हो जाएगा फर्स्ट में। तो आप देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारे 10वें नंबर प्रश्न का हमने पूरा मेल मिलाप कर लिया। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि हल ने दिया था प्रणोद अवलोकन का, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का, मनोविश्लेषण फ्रायड ने, अब मैस्लो ने दिया था आवश्यकता का सिद्धांत, हमने पहले पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? आगे अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का, पुनर्वलन का। अगर आपको याद हो, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जब मैंने आपको बताया था RS थ्योरी, उसी में बताया था कि क्रिया प्रसूत का एक नाम पुनर्वलन का सिद्धांत है, उसी का नाम सक्रिय अनुक्रिया का भी है, और उसको हम छोटे छोटे पदों में भी देखते हैं। तो 3 सिद्धांत जो है वो पुनर्वलन से संबंधित है, या कह लीजिए अभिकृत अनुदेशन से संबंधित है। लेकिन अभ्यास का जो सिद्धांत है इसको दिया था थॉर्नडाइक ने, और ये
कहीं भी स्किनर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? अच्छा, कह रहा है थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत, पहला ही आंसर सही हो गया। एक बात बताइए, क्रिया प्रसूत तो स्किनर ने दिया था ना, तो क्रिया प्रसूत का उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि थॉर्नडाइक की थ्योरी में क्या काम? कोई काम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी और भी चीजें देख सकते हैं, अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक। उद्दीपक तो रहेगा ही रहेगा, अभिप्रेरक मोटिवेशन भी रहेगा, जब उसको भोजन मिला बिल्ली को तो और ललायत हो गई। अंतर्नोद मतलब उसको भूख लगी थी तभी तो कर रही थी। तो तीन चीजें तो संबंधित है एसआर थ्योरी से, पहला वाला संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपने अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पे रखा? अब देखिए, आरएन गेने थे, अब ये नया सिद्धांत है क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत हैं तो कुछ चीजें वहां छूटी, यहां हम कवर कर देंगे। आरएम गेने ने अधिगम सोपानकी के सिद्धांतों को 8 पार्ट में बांटा और उन्होंने बताया। अब वो पार्ट कौन कौन से हम आपको समझाते हैं। देखिए, नीचे से ऊपर की ओर गए थे। पहला उन्होंने कहा कि संकेत अधिगम। कौन सा अधिगम? संकेत अधिगम, नीचे से ऊपर की ओर। दूसरा उन्होंने कहा कि उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, लिख लीजिएगा आप, उद्दीपक अनुक्रिया। तीसरा उन्होंने कहा श्रृंखला अधिगम, तीसरा उन्होंने कहा श्रृंखला अधिगम। चौथा था उनका शाब्दिक, शाब्दिक अधिगम। पांचवा था बहु विभेदन, पांचवा था बहु विभेदन। छठवां था संप्रत्यय। अब देखिए, ये इतने कठिन कठिन वर्ड हैं जो बड़ी दिक्कत होगा। छठा था उनका सिद्धांत, सब में अधिगम 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 लगा है। ठीक है, और लास्ट था समस्या समाधान या समस्या समाधान अधिगम। तो आप देखें, 5 के बाद ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। गेने ने, आर्यन गेने ने अधिगम सोपानिकी को 8 पार्ट में बांटा। सबसे जो नीचे का था, या कह लीजिए सबसे नीचे का स्तर, वो संकेत अधिगम था। तो आपके ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गेने ने अधिगम के 8 सोपानकी बताए, 8 हमने यहाँ पे लिख दिया है नीचे से ऊपर की ओर। सबसे नीचे संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, बहुविभेदन, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। ये 8 सोपानिकों को आप मिला लेंगे तो गेने का नियम हो जाएगा। आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, खास ज्यादातर पहला ही पूछता है, निम्न स्तर वाला। तो क्या है पहला? संकेत। ठीक है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण? जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको कि देखिए बेटा, एक शहर में या एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। कौन रहती थी? बुढ़िया। उसके पास एक छोटा सा घर था। तो आवाज में उतार चढ़ाव का मतलब यही है, बच्चे आप पे ध्यान दे, आकर्षित हो, अर्थात स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक। तो ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। इसकी आप स्टिमुलेशन वेरिएशन। ठीक है, स्टिमुलस वेरिएशन अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। प्रस्तावना तो है नहीं, पहले प्रश्न पूछने रहे, ना तो पुनर्वलन है ना समापन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? पहले समझिए संप्रेषण। संप्रेषण मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान। तो उसमें से कौन सा नहीं है? माध्यम। माध्यम तो होना ही चाहिए, आप बोलेंगे तभी तो बच्चा सुनेगा या सामने वाला सुनेगा। अंतःक्रिया ये भी होनी चाहिए, आपस में बातचीत होगी तभी तो संप्रेषण होगा। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि भी होनी चाहिए। जैसे आपने कहा, देखो वहां मैंने आग लगा हुआ देखा, आग में 2 चीज जल गई। जब वो जाएगा समझेगा कि उसे कहेगा हाँ यार सही कह रहे थे, तब वो समझ जाएगा आप सही न्यूज दे रहे थे, तो प्रतिपुष्टि भी होगा। पुनर्वलन का कोई स्थान नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पुनर्वलन का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ठीक है, किसमें? संप्रेषण की प्रक्रिया में पुनर्वलन का कोई जगह नहीं है। प्रश्न नंबर 16। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु
कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? कौन से उपागम से हम मंदित मना यानी कि जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर हैं उनको हम कौन से तरीके से अच्छे से सिखा सकते हैं? पहला, व्यक्तिगत अनुदेशन यानी कि हर एक बच्चे को अलग अलग टैकल करें, क्या यह सही है? दूसरा, त्वरण उपागम तुरंत ही कर दें, संवर्धन या उच्च स्तरीय पाठचर्या, पाठचर्या का लेवल ही बढ़ा दें। तो इसमें सबसे बेस्ट है हर एक बच्चे को आप अलग अलग बताइए। तो जो भी मंद बुद्धि के बच्चे हैं उनका अगर आप वैयक्तिक अनुदेशन करेंगे, वैयक्तिक मतलब हर एक बच्चे का अलग अलग, तो बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको गलत खोजना है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, सही बात है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही बात है, जीव में होता है। विकास एक मात्रात्मक, नहीं नहीं नहीं, वृद्धि मात्रात्मक होता है, विकास गुणात्मक होता है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसने मात्रात्मक लिख दिया, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। डी भी सही है आपका, शिक्षा लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सही बात है। प्रश्न नंबर 18, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को हम क्या कहते हैं? यानी कि किसी एक क्षेत्र में अगर बच्चा आगे है, किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई में या किसी भी, तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं यार इस क्षेत्र में इसका बहुत स्किल डेवलप है या ये बहुत आगे है, उसी को कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड। बच्चा इस क्षेत्र में बहुत ही आगे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, एप्टीट्यूड। बच्चे की अभिक्षमता सर्वाधिक है या अभिक्षमता आगे है किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेलने में, पढ़ने में, गाना गाने में, संगीत में, बजाने में, किसी में हो सकता है। प्रश्न नंबर 19, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? पहले समझिए, ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई थी। एक बताया था उन्होंने प्रतीकात्मक, मतलब प्रतीक को देख के सीखता है बच्चा। एक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज बना के उस चीजों को सीख जाता है। और लास्ट क्रियात्मक था। अब वही कह रहा है कि इनकी जो प्रतीक वाली अवस्था थी, प्रतिबिंब सॉरी इमेज बना के, बच्चा इमेज बना के कब सीखता है? अब चलिए आते हैं जीन पियाजे पे। जीन पियाजे की पहली अवस्था थी संवेदी गामक, 0 से 2 वर्ष वाला, जिसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों सीखता है, वो तो हो गया। दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक, जिसमें बच्चा 2 से 7 साल का बच्चा हमेशा इमेजिन करके चीजों को सीखता है कि मम्मी आएंगी, दूध पिलाएंगी या खाना देंगी। तो किससे मैच कर रहा है? पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि दूसरी अवस्था से। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। इमेजिन करके बच्चा कब सीखता है? इनके अनुसार प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और जीन पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक। इसके बाद तीसरी अवस्था मूर्त और चौथी अमूर्त। चलिए प्रश्न नंबर 19 हो गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। कौन व्यक्तित्व के गुण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो पर्सनालिटी का सिद्धांत नहीं दिया है? फ्रायड, आल्पोर्ट, कैटल, आइसेंक। देखिए बाकी सब तो नए नाम है। फ्रायड ने कौन सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मन को पढ़ने का। ये व्यक्तित्व का तो दिए नहीं थे, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड। अन्य को हमें देखना ही नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, इन्होंने व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत नहीं दिया था। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों से संबंध सही है? यानी कि क्रिएटिविटी से कौन कौन संबंधित है, ये आपको बताना है। पहला, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकारिता। प्रवाह। बी नंबर है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। ये हो सकता है। बारंबारता नहीं होगा, सृजनात्मकता में बार बार चीजें नहीं होती। व्यवहारता, मौलिकता, निर्धारण या व्यवहारता भी नहीं होता। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी आप कुछ सृजन करेंगे उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि विविधता होना चाहिए, ओरिजिनलिटी मौलिकता होनी चाहिए, और साथ ही साथ इलेबरेशन विस्तारण भी होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। क्या कह रहा है? एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड ने क्या नाम दिया? सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि
एक जो लड़का होता है बॉय, ये अपनी माता से ज्यादा प्रेम करता है, किससे? मदर से। इसका रीजन होता है ओडिपस ग्रंथि, या इसी को कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। वही गर्ल की बात करें तो वो अपने फादर से प्रेम करती है ज्यादा, और इसका रीजन है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो आपसे सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था, एक बालक है, बालक का प्रेम अपने बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता से प्रेम ज्यादा है, तो क्या रीजन है? बालक का माता ज्यादा है, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगर यही पूछा होता कि बेटी का पिता से है, तो हो जाता आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या ऐसे समझिए, ओडिपस जो ग्रंथि होती है वो लड़कों के लिए है, और इलेक्ट्रा जो होती है वो लड़कियों के लिए। जनरली यही देखा जाता है कि बेटियों का प्रेम पिता से ज्यादा होता है और बेटों का माँ से ज्यादा होता है, तो उसका रीजन यही है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स है पिता और माता और बेटे में, इलेक्ट्रा है पिता और बेटी में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम में शामिल नहीं है? सीखने के उन्होंने 8 नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम था, 5 गौड़ नियम था। पांचों नियम सुनिए जो गौड़ थे। पहला, बहुअनुक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, सादृश्य और साहचर्य रूपांतरण। तो इन पांचों में इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं आया? क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन का नियम थार्नडाइक ने नहीं दिया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। बाकी ऊपर के नियम थे इनके, मैंने आपसे कहा था ना, याद रखिए, पूछता है वो तगड़ा। देखिए 19 से पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 24, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? क्षैतिज, धनात्मक, ऊर्ध्व या द्विपार्श्विक? एक बात समझिए, क्षैतिज तो तब होता जब स्कूटर चला के वो बाइक सीखता, मतलब स्कूटर जैसा ही बाइक था। और धनात्मक स्थानांतरण तब होता जब जैसे स्कूटर का हैंडल मुड़ता है वैसे कार का मुड़ता। लेकिन यहाँ पे ये है कि बस उसे दिशाओं का ज्ञान है, रोड पे कैसे चलना है ये पता है, तो ये हुआ ऊर्ध्व ट्रांसफर, यानी कि ऊर्ध्व ट्रांसफर। जब भी हम एक कौशल का प्रयोग दूसरे कौशल में करते हैं और उच्च स्तर पे करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण। सेम स्तर पे करेंगे तो क्षैतिज, हल्का सा पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे तो धनात्मक, लेकिन पूरा ही चेंज कर देंगे लेकिन उसका प्रयोग कर लेंगे तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण। जैसे कि स्कूटर का नॉलेज जो भी था, स्कूटर जैसा कार तो होगा नहीं, बट कार में और स्कूटर में डायरेक्शन ध्यान देना पड़ेगा, कैसे चलना है वो ध्यान पड़ेगा, ट्रैफिक का रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हुआ ऊर्ध्व अंतरण, वर्टिकल ट्रांसफर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 25, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। पहले समझिए संप्रेषण मतलब क्या। संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान, और विचारों का आदान प्रदान तभी होगा जब आप बोल पाएंगे। तो बोलने संबंधी इसमें बीमारी कौन सी वही समझना है, डिस्फेसिया है या डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब लिखने संबंधी बीमारी, हटाइए इसको। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधी, ये भी हटाइए। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी, ये भी हटाइए। तो पहला वाला ही सही हो जाएगा, डिसफेसिया। डिसफेसिया क्या है? ऐसी बीमारी जो बोलने संबंधी बीमारी है या भाषा का आदान प्रदान करने में इसमें दिक्कत होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रजातांत्रिक कहने का मतलब यह है कि जिसमें बच्चों के लिए जो उतना सुटेबल नहीं है। पहला, प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि, सामूहिक चर्चा। तो सीधा समझ में आ गया, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में टीचर ही अपना बोलते रहता है, बच्चे सब सुनते रहते हैं। जैसे आप इसमें सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं। लेकिन सामूहिक में दोनों बोलते हैं, सहभागी में दोनों बोलते हैं, प्रोजेक्ट में दोनों बोलते हैं। तो कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान विधि। आइए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण। देखिए बार बार आ रहा है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में कौन शामिल नहीं है? व्यवस्थापन, अनुक्रिया, आग्रहण, ज्ञान। जरा ध्यान दीजिए, ज्ञान, ज्ञान किससे संबंधित था? संज्ञानात्मक पक्ष से।
संज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन था? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ज्ञान ही है जो भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। काम हो गया आपका। ब्लूम का वर्गीकरण याद कर लीजिए, खासकर पहला वाला संज्ञानात्मक, हर बार पूछ रहा है तो आप बच नहीं सकते, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे करते हैं प्रश्न नंबर 28। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? पहला, परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर। देखिए फिर आपसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया मैंने आपको, एक बार क्वेश्चन आ चुका है शायद, ये ध्यान दीजिए। कर शिक्षण का स्तर मतलब अब हम टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग के दौरान मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। जब टीचिंग नहीं चलता या बच्चा नहीं करता तब मोटिवेशन चाहिए। यहां पर टीचिंग हो रही है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है अभिप्रेरणा स्तर, ये शिक्षण का पार्ट नहीं है, ये शिक्षण के पहले का पार्ट है। ठीक है, बाकी स्मृति मेमोरी लेवल होना चाहिए, अवबोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होना चाहिए पढ़ते समय, और चिंतन यानी कि परावर्ती स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल भी होना चाहिए। तो मोटिवेशन आपका पढ़ाने से पहले होता है, बाद में नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 के बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच की संगति है, जरा बताइए तो। थांडाइक का नियम क्या था? उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। तो अधिगम सीखने की प्रक्रिया उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच का संबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? प्रगतिवादी मतलब प्रोग्रेसिव। आगमन, समस्या समाधान, प्रश्नोत्तर, निगमन। देखिए प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित मतलब यह है जो भी चीजें हैं उसको हम निपटा दें। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा समस्या समाधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा था? देखिए ऑप्शन नंबर है आपका बी। राइट आंसर हो जाएगा आपका समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने यूपी टेट 2019 के पेपर 2 सीडीपी को भी कवर कर दिया। अब तक हम लोगों ने 4 प्रश्न पत्रों को पढ़ा, यानी कि लगभग 120 प्रश्न पत्रों को आपने कवर कर लिया, और 120 में एक्सप्लेनेशन अगर आप लेंगे 200-250 प्रश्नों को हमने देख लिया। एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से आप बाल विकास में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।